अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश चुनाव में वैसे तो बहुत से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा सारे मुद्दों पर भारी पड़ रहा है, वह है ओबीसी जनगणना। पिछड़ी जातियों के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग और उनके प्रतिनिधि, उनके नेता इस मांग को उठा रहे हैं कि जो सरकार ओबीसी को जनगणना के दायरे में लाएगा और हमारी सही जनगणना कराएगा और हमें अधिकार दिलाएगा, हम उसी को वोट देंगे। इसके लिए जो पार्टी हमें वादा करेगी और आश्वासन देगी, सिर्फ वादा ही नहीं आश्वासन देगी, हम उसी पार्टी को जिताएंगे। साथियों, ये एक बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता है अखिलेश यादव के पास, जिससे कि वे भारतीय जनता पार्टी के सभी ब्रह्मास्त्र को निष्प्रभावी कर सकते हैं। ओबीसी जनगणना की बात जब उठती है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नींद हराम हो जाती है और इसी का फायदा अगर अखिलेश यादव नहीं उठा सकते हैं तो शायद उनके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। ओबीसी भी उनका साथ नहीं देंगे और जब ओबीसी उनसे बिछड़ जाएंगे तो उनकी राजनीति ही धराशायी हो जाएगी। साथियों, ओबीसी जनगणना के बारे में थोड़ा जानिए पहले क्या होती है। और जनगणना तो इस देश में हर 10वें साल शुरू ही की जाती है और पूरी होती है कुछ वर्षों में और प्रसारित की जाती है जनता के लिए अखबारों में, टेलीविजन माध्यमों से। लेकिन जातियों की जो जनगणना होती है उसमें ओबीसी की गिनती नहीं की जाती है कि ये कितनी जातियां हैं और इनका आर्थिक स्तर क्या है, शैक्षिक स्तर क्या है, गरीबी का स्तर क्या है, रहन सहन का स्तर क्या है, ये सब चीज नहीं देखा जाता है। जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जातीय जनगणना शुरू से की जा रही है और आज भी की जाएगी। आज का मतलब कि 2021 में जो जनगणना हो रही है इसमें भी SC ST की गिनती की जा रही है, उनकी जनगणना की जा रही है। तो अगर जातीय जनगणना की बात को सरकार नहीं मानती है और ओबीसी को उसके दायरे में नहीं लाती है तो निश्चित रूप से ओबीसी अब जाग गया है। अति पिछड़ी जातियों में भी चेतना आ गई है और वे किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के पक्ष में नहीं है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी क्यों आरक्षण नहीं, ओबीसी जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है और अखिलेश यादव और पिछड़ी जातियों के लोग, अति पिछड़ी जातियों के लोग क्यों मांग कर रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए, इसको हम बाद में बताते हैं। पहले यह जान लीजिए कि भारत में जातियों की क्या स्थिति है। हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था के अनुसार न केवल समाज को 4 वर्णों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बल्कि 6,000, लगभग 6,743 के आसपास माना जाता है कि इतनी जातियां पूरे देश में हैं और उसमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, शूद्र भी हैं, वैश्य भी हैं। लेकिन इन जातियों के बीच में जातियां हैं और उन जातियों की गणना आज तक नहीं हुई है। तो जो सरकार अपने देश के जातियों की जनगणना नहीं करती है उसके बारे में क्या सोचा जाए। जनगणना होती है लेकिन जातिवार जनगणना नहीं होती है। या तो जाति सिस्टम ही खत्म कर दीजिए,
वर्ण व्यवस्था को ही खत्म कर दीजिए। ना कोई ब्राह्मण होगा, ना कोई क्षत्रिय होगा, ना कोई शूद्र होगा, ना कोई वैश्य होगा, सब भारतीय होगा, सब हिंदुस्तानी होगा। सिर्फ एक जाति हो भारतीयता की। लेकिन यह संभव नहीं है और ये आप चाहेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों ने, वनवादियों ने, आरएसएस ने इस देश को शुरू से गुलाम बनाए रखा है, आज भी गुलाम बनाए रखे हैं, आगे भी गुलाम बनाए रखने की साजिश रची जा रही है, तो उसी साजिश का जो आगे गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, एक आधार है कि शूद्रों को उनका अधिकार नहीं दिया जाए। अगर शूद्रों को अधिकार दिया जाएगा, अगर शूद्रों की जनगणना की जाएगी, अगर पिछड़ी जातियों की, अन्य पिछड़ी जातियों की या अति पिछड़ी जातियों की जनगणना की जाएगी, वो भी अपने हक की मांग करेंगे। कांशीराम ने कहा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने भी यही बात कही थी कि 100 में 90 भाग हमारा, जर जमीन पर अधिकार हमारा। तो साथियों, ये न सिर्फ ओबीसी जनगणना की बात है, बल्कि ब्राह्मणवाद और पिछड़ावाद में एक जंग की बात है। ब्राह्मणवाद उस पिछड़े वर्ग के अधिकार को देना नहीं चाहता है और अब पिछड़ा वर्ग इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अधिकार को छीन लेना चाहता है। मांगने पर भीख नहीं मिलती है, मांगने पर भीख भी नहीं मिलती है, इसलिए अधिकार छीनने का वक्त आ गया है। तो इस तरह से अब ओबीसी समाज, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर चेतना आ गई है और वो चेतना उसे विवश कर रही है कि अपना अधिकार छीनो, लड़ो और संघर्ष करो। और ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। उन्होंने ही उन्नीस 1956 के पहले कई बार इस बात को रखा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तभी अधिकार मिलेगा और तभी समानता का अधिकार को हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। वरना जो ब्राह्मणवादी विषमता है, उस विषमता के शिकार हम शुरू से रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार और फूले का असर है कि आज हम अब जागरूक हो गए हैं और अपना अधिकार लेने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए भी तैयार हैं। अगर इस समय वोट का समय है और जनगणना का भी समय है, अगर वोट के समय, चुनाव के समय अगर कोई पार्टी इसे मुद्दा नहीं बनाती है और आश्वासन नहीं देती है कि इस 2021 के जनगणना में ओबीसी को रखा जाएगा, तो उसे वोट नहीं दिया जाएगा। और जो कोई इसको रखेगा अपने घोषणा पत्र में, उसे ही वोट दिया जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले ओबीसी जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी 1931 में। उस जनगणना से पता चला था कि भारत में ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल संख्या 4147 जातियां, उपजातियां हैं पूरे देश में, जो कि अति पिछड़ी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही डामाडोल है और उनका भरण पोषण भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। वो गरीबी रेखा के नीचे हैं और सदियों से नीचे हैं, आज से नहीं सदियों से। और उनके ऊपर न सिर्फ आर्थिक तंगी है, बल्कि उन्हें सामाजिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया है मनुवादियों ने।
तो 4147 ओबीसी की जातियां 1931 में थी, अब बढ़कर के कितना हो गई होंगी। और उस समय कुल जनसंख्या का 52% ओबीसी थे। ये 1931 की बात है, लगभग 90 साल पहले की। तो 1931 से लेकर के 2021 तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। तब से बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ चुकी है और जातियां भी समय समय पर बनती बिगड़ती रहती हैं। जातियों की संख्या में भी निश्चित रूप से विकास हुआ होगा। लेकिन 1931 से लेकर के 2021 तक के बीच में जितनी बार हर 10वें साल जनगणना होती है, लेकिन किसी भी जनगणना में ओबीसी को वरीयता नहीं दी गई, ओबीसी की गिनती नहीं की गई। और इसी गिनती न होने की वजह से ओबीसी की बुरी हालत पहले भी थी और आज भी बनी हुई है। और ये मनुवादी सरकार, ये आरएसएस की सरकार चाहती है कि आगे भी बनी रहे। इनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उस अधिकार को हम बनाए रखना चाहते हैं। इसी मानसिकता के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी जनगणना से इनकार कर दिया। और ऐसे नहीं इनकार किया बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के इनकार किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जितने भी पिछड़े, अति पिछड़े नेता हैं, एक स्वर से सबकी मांग है कि ओबीसी जनगणना होनी चाहिए। लेकिन सभी नेताओं में इतनी कुवत नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ कुछ बोल सके। और ये चीज पार्टी लाइन के खिलाफ है। अगर मोदी ने ना कर दिया तो हां कहने की किसी में ताकत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा में इस बात को उठाया, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, और इसकी पुरजोर वकालत किया कि आरक्षण, ओबीसी जनगणना होनी ही चाहिए और ये बहुत समय से लटका हुआ मामला है। इसे जो है 2021 के जनगणना में रखना जरूरी है। और भी नेता हैं जो कि दबी जुबान बोलते हैं, पिछड़ी जातियों से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं, दबी जुबान से बोलते हैं, खुल करके नहीं बोलते, क्योंकि खुल करके बोलेंगे उन्हें पार्टी से निकाला भी जा सकता है। और मोदी के खिलाफ बोलना तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। वो चाहे भले ही अत्याचार पर अत्याचार करते रहें, किसानों के ऊपर दमन करते रहें, अपने मंत्रियों से कुचलवाते रहें, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद मुंह नहीं खोल सकता है। हालांकि अब वरुण गांधी जैसे, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे, सत्यपाल मलिक जैसे लोग वहां पर भी मौजूद हैं जो कि इतने दमघोटू माहौल के बावजूद मुंह खोल रहे हैं और उन्हें डर नहीं है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो जिन्हें डर नहीं है वही लड़ सकते हैं और वही समाज की सेवा कर सकते हैं, वही राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और डरपोक, कायर, जो कि पार्टी में रह करके विभिन्न पदों में बन करके सरकार में, शासन में रह करके सत्ता की मलाई के भूखे हैं, वे कभी भी जनहित में नहीं सोच सकते हैं, लोक हित में नहीं सोच सकते हैं, मानवता के हित में नहीं सोच सकते। तो साथियों, ओबीसी जनगणना न कराए जाने का खास कारण यह है कि अति पिछड़े वर्गों पर कुल मिलाकर के शूद्रों के ऊपर ब्राह्मणों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, पिछड़ी जाति के लोगों का अगर जनजातीय जनगणना की जाती है, जातीय गणना की जाती है, तो उनका प्रतिशत बढ़ करके 52 से कहीं ऊपर बैठेगा, 60 के आसपास तक पहुंच जाएगा। और 60% को 60% आरक्षण भी देना पड़ेगा।
अभी सरकार को 27% आरक्षण देने में भी हालत पतली हो जाती है और उस 27% आरक्षण को भी मनुवादी सरकार, आरएसएस की सरकार ने निष्प्रभावी कर दिया है। 100 में 27 लोग नहीं चुने जा रहे हैं आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर या अन्य पदों पर। अभी भी ब्राह्मणों का, ठाकुरों का, बनियों का एकाधिकार है शासन में, प्रशासन में, राजनीति में, न्यायालय में, हर जगह। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि ओबीसी की भागीदारी है ही नहीं, जबकि उनके अंदर काबिलियत है। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर को देखिए। ओबीसी के बहुत से लोग पीएचडी कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ली जाने वाली जेआरएफ की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर कि सीटें खाली हैं, उसके बावजूद भी, आरक्षित सीटें भी खाली हैं, उसके बावजूद भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। तो 27% आरक्षण देने में इनकी ये हालत खराब है। अगर जनगणना कराते हैं ओबीसी की और लगभग 55 से 60 के बीच में जनगणना में ओबीसी के आंकड़े आते हैं तो उतना प्रतिशत आरक्षण देना पड़ेगा संविधान के अनुसार। इसलिए सरकार डरी हुई है ओबीसी जनगणना कराने से। सरकार का बहाना क्या है? सरकार कहती है कि जो 2011 में जनगणना कराई गई थी वो कांग्रेस के समय में थी और उस जनगणना में ओबीसी की समस्त जातियों, मतलब पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जातियों की संख्या 46 लाख है और ये जाति के आंकड़े गलत हैं, इनमें त्रुटियां हैं और जिनमें त्रुटियां हैं उनको हम कैसे आधार मान करके जनगणना करें। हमारा यह कहना है कि मनमोहन सिंह ने जनगणना कराई, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। नेहरू जी ने देश का स्ट्रक्चर खड़ा किया और शासन प्रशासन में भागीदारी निश्चित की, देश को बनाने का काम किया, उनमें बहुत बड़ी कमियां हैं। इसलिए न तो आप देश का विकास कर रहे हो, क्योंकि नेहरू जी ने सब चौपट कर दिया था, नेहरू जी ने सब मटिया मेट कर दिया था, इसलिए आप देश का विकास नहीं करना चाहते, बल्कि जो नेहरू जी ने बनाया था उसको बेच करके खत्म कर देना चाहते हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये जो जन विरोधी नीति है, देश विरोधी नीति है, राष्ट्र विरोधी नीति है, अब वो खुल करके जनता के सामने आ गई है। और सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि एससी एसटी, यहां तक कि ऊंची जातियों के लोग भी मोदी से, योगी से और भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से खफा है। और उन खफा होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी की है, जिनकी संख्या अगर 1931 को आधार मान लिया जाए तो 52% है। ओबीसी को अगर जनगणना नहीं कराई जाती है ओबीसी की और उनका सही आंकड़ा नहीं पेश होता है तो उन्हें अधिकार से वंचित रखा जाएगा। वो चाहे राजनीतिक अधिकार हो, प्रशासनिक अधिकार हो, शैक्षिक अधिकार हो, समस्त अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। और उन्हें वंचित रखने के लिए ही मोदी सरकार ने यह फैसला किया है कि जनगणना नहीं होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर पर चुनाव भी है, सिर्फ एक ही नहीं, 5-5 राज्यों में, सिर्फ 5 राज्यों में नहीं, 2-3 साल बाद लोकसभा का भी चुनाव है और इसका कितना असर पड़ेगा इस चीज को वो महसूस नहीं कर सके। और जिस बूते पर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं
उसकी हवा पंचर कर दी है किसानों ने। न तो वो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने देंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दंगा कराने देंगे, और न इस विघटनकारी सरकार को, इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार को उसे गलत काम करने देंगे। किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है और किसानों की जितनी मांगे थी, जितनी मांग उसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था, उतनी मांगे तो अपनी पूरी करवा ही रहे हैं। उसके अलावा भी जो जायज मांगे किसानों के साथ जुड़ी हुई हैं, या जो इस साल भर में परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जितने किसान मारे गए हैं, जितने किसान जेलों में बंद किए गए हैं, उनको भी छुड़ाने और उनके मृतक किसानों के बच्चों को परवरिश के लिए भी मांग कर रहे हैं। और ये जायज भी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजरअंदाज कर रही है। और वो ऐसे एक चक्रव्यूह में फंस चुकी है, न तो उसे खाते बन रहा है, न उसे निगलते बन रहा है किसान आंदोलन को लेकर के। अब देखिए, कल बैठक होने वाली है मंत्रिमंडल की और 29 तारीख से संसद शुरू हो रहा है, उसमें क्या होता है। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर किसानों के पक्ष में निर्णय नहीं आएगा तो किसान जैसे एक साल से डटे रहे हैं वैसे आगे भी डटे रहेंगे। फिलहाल अगर उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी का जनगणना, ओबीसी जनगणना की बात मुखर होकर के उठाई जा रही है, तो इस पर अखिलेश यादव को, अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें भरपूर कोशिश करना चाहिए कि इस मनवादी सरकार को, इस आरएसएस की सरकार को और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करे और उन्हें न सिर्फ उत्तर प्रदेश से महरूम करे बल्कि केंद्र में भी विपक्ष की सरकार बनाने की कवायद करे। तो साथियों, अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि किसान आंदोलन का क्या हश्र होने वाला है और ओबीसी जनगणना के बारे में, ओबीसी जनगणना को अखिलेश यादव कितना भुना पाते हैं और नहीं भुनाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण होगा, उनके लिए भी और अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और वो ताकत हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।